स्वास्थ्य जीवन के हर खुशी का आधार है। वही लोग सफल हैं जिन्हें खुद से प्यार है। नमस्कार, मैं हूं रसिका पांडे। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के खास कार्यक्रम आरोग्यम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज के खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे आपकी सेहत से जुड़ी हुई। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ केवल खबरों में ही नहीं बल्कि अपने सामाजिक सरोकार में भी हमेशा आगे रहा है। आप हम पर विश्वास करते हैं और हम अपना कर्तव्य निभाते हैं। और जब आपकी सेहत से जुड़ी बात हो तो हम आपके लिए खास कार्यक्रम लेकर आए हैं, जहां हमारे साथ एक्सपर्ट्स होंगे जिनसे हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या कुछ विकास किया गया, कहां कमी रह गई और लगातार क्या योजनाएं बनाई जा रही हैं। तमाम इन विषयों पर चर्चा करेंगे और साथ ही हम बात करेंगे कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य को लेकर नई योजनाएं तैयार की जा रही हैं। हमारे साथ यहाँ पर एक्सपर्ट्स मौजूद रहने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के खास कार्यक्रम आरोग्यम की। तो मैं अपने पहले गेस्ट को बुलाने से पहले अपने सहयोगी आसिफ को मंच पर बुलाना चाहूंगी। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में किस तरीके से स्वास्थ्य को लेकर काम किया जा रहा है, किस तरीके से विकास को लेकर काम किया जा रहा है, तमाम उन विषयों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और आरोग्यम रोड टू हेल्दी मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य का ग्राफ क्या है, क्या कुछ लोगों को फायदा स्वास्थ्य के क्षेत्र पर मिल पा रहा है, तमाम इन विषयों पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी हमारे स्पेशल गेस्ट डॉक्टर अजय हाटिया को। जोरदार तालियों से स्वागत करें इनका। डॉक्टर अजय हाटिया सर, आप एमडी हैं देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के। तो जोरदार तालियां सर के लिए, जिनसे हम जानेंगे कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास किया जा रहा है। ओवर टू यू आसिफ। धन्यवाद रसिका। और जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम आरोग्यम में। आज हम इंदौर से आपके साथ जुड़े हैं और पहले पैनल में हमारे साथ डॉक्टर अजय हाटिया सर हैं। सर, पहला सवाल आपसे, हमारे देश में कैंसर के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और ये बीमारी ऐसी है कि जिसको होती है फिर पूरा परिवार चिंतित हो जाता है और परेशान हो जाता है। आपका अस्पताल रिसर्च सेंटर जो पारंपरिक पद्धतियां हैं कैंसर से जूझने की, कीमो और बाकी चीज़ें, उनसे अलग इलेक्ट्रोपैथी उस पर काम करता है। तो कैंसर के अभी कितना ज़्यादा इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है और आपकी पद्धति अलग कैसे है सर? नमस्कार। रोड टू हेल्दी मध्य प्रदेश के सभी जी न्यूज़ के दर्शकों का स्वागत करता हूं मैं। इस समय कैंसर की स्थिति बहुत भयावह हो रही है और डे बाय डे कैंसर बढ़ता जा रहा है और हमारे भारत में लगभग प्रति वर्ष 15 से 16 लाख कैंसर के मरीज हो रहे हैं और इन 15 से 16 लाख मरीजों में जो डेथ रेट है वो पहले ही साल में करीब 50% होता है। तो हम ये कहेंगे कि स्थिति बिगड़ती जा रही है और यदि इसको हमने अभी नहीं कंट्रोल किया तो WHO का ऐसा बोलना है कि 2027 तक पूरे भारत में इसके 5 से 10 गुना केस और बढ़ जाएंगे, यानी कि लगभग 1 करोड़ के आसपास प्रति वर्ष कैंसर के मरीज होंगे। तो ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, इससे हमें संभलने की आवश्यकता है और हमारी भारत सरकार को और हमारे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सरकार को भी विशेष कार्य करने की आवश्यकता है। जैसा आपने कहा है कि इलेक्ट्रोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है ये एक 5th सिस्टम ऑफ मेडिसिन है और ये हमारी जो मॉडर्न हम जो बोलते हैं एलोपैथी, इसका जो ट्रीटमेंट है और हमारा जो ट्रीटमेंट है इससे बहुत ही इंटायरली डिफरेंट है। और हमारा जो इलाज है वो बिना कीमोथेरेपी, बिना रेडिएशन और बिना सर्जरी के हम कैंसर का इलाज करते हैं। सर, कैंसर सिर्फ लोगों ने नाम सुना है और जिन्होंने देखा है उनकी हालत हम जानते हैं कि कितना परेशान हो जाते हैं वो अपनों को लेकर या ख़ुद को लेकर। और जिन्होंने केवल नाम सुना है वो ज़रूर जानना चाहते होंगे कि कैंसर है क्या, इसके लक्षण क्या होते हैं और ये स्थान कैसे लेता है, अंदर कैसे बनता है। देखिए, सामान्य स्थिति में मैं कहना चाहूँगा कि हमें जब इस कैंसर की जो शुरुआत होती है तो हमें इसके बारे में पता ही नहीं होता है। एक सिम्टम्स के रूप में हमारे शरीर में आता है और जब कैंसर होता है उसके 6 महीने या साल भर पहले से ही हमारे शरीर में कैंसर आ चुका होता है और कैंसर एक छोटी सी नोट के रूप में, एक लीजन के रूप में, एक गांठ के रूप में, एक छाले के रूप में आता है। ये कहें कि यदि किसी को
मोशन हो रहा है, कभी ब्लड आ रहा है, लोग समझते हैं इसको पाइल से, पता लगेगा उसको रेक्टम कैंसर है। उसको ठीक से खाना नहीं खा पा रहा है, गले में अटक रहा है, तो पता लगा कि उसको स्टमक कैंसर है या उसको इसोफेगस कैंसर है। यदि गाल के अंदर, यदि टंग के अंदर कोई छाला हो जाता है तो धीरे धीरे वो एक कैंसर का रूप ले लेता है। तो इस प्रकार से एक सिम्टम्स के रूप में ये बीमारी हमारे शरीर में आती है और जब हम डायग्नोस कराते हैं तो पता लगता है कि ये कैंसर है। सर, अगर बात करें देवी अहिल्या हॉस्पिटल की, तो किस प्रकार के कैंसर के इलाज किए जाते हैं और कितने प्रकार के कैंसर के इलाज वहाँ पर किए जाते हैं और किस तरीके से वो इलाज किए जाते हैं? क्योंकि देवी अहिल्या हॉस्पिटल एक अलग तरीके से कैंसर का इलाज करता है और उसके लिए वो जाना जाता है। देखिए, देवी अहिल्या हॉस्पिटल अपने यूनिक ट्रीटमेंट के लिए पूरे देश में, पूरे विश्व में जाना जा रहा है और हमारे यहाँ जो कैंसर का इलाज है वो बिना कीमोथेरेपी, बिना रेडिएशन, बिना सर्जरी के किया जाता है। अभी तक जो पारंपरिक जो इलाज होता है वो पहले जैसे ही पता लगता है किसकी कैंसर है, नोड हुआ है, गांठ हुई है, उसको बायोप्सी की जाती है, फिर उसकी सर्जरी की जाती है, फिर कीमोथेरेपी दी जाती है और रेडिएशन दिया जाता है। इस प्रकार से ये कैंसर का पारंपरिक इलाज हम करते हैं और हमारा ये मानना है कि यदि हम बायोप्सी करते हैं तो बायोप्सी करते से ही कैंसर स्प्रेड हो जाता है और मेटास्टेटिक का रूप ले लेता है। तो बहुत सारे लोग हमसे प्रश्न करते हैं कि साहब कि कैसे पता करेंगे कि ये कैंसर है। तो हमारा ये मानना है कि हम जो एंडोस्कोपी करते हैं या हम सीटी स्कैन करते हैं, एमआरआई करते हैं, उसके अंदर जो रिपोर्ट्स आती है वो 99% बताती है कि ये कैंसर है। चूँकि एलोपैथी के अंदर कीमोथेरेपी करने के लिए वो बायोप्सी को बहुत मानते हैं कि बायोप्सी करेंगे तभी इलाज हो पाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि एक बार जब कैंसर होता है तो फिर वो ठीक नहीं हो पाता, या 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए वो रुकता है, फिर मेटास्टेसिस होता है, फिर रिकरेंस होता है और उसके बाद हमारा ऑन्कोलॉजिस्ट बोलते हैं कि अब जब पेशेंट को पेन स्टार्ट हो जाता है, तो पेन जब होता है तो पेन का कोई इलाज नहीं है, फिर पेशेंट को मॉर्फिन पर डाल दिया जाता है। तो हमारे हॉस्पिटल में ऐसे मरीज आते हैं जो मॉर्फिन, ये मैं कहूँगा कि प्रत्येक दिन वो 6 से 8 या 10 मॉर्फिन खाते हैं, जिनको ब्लीडिंग होती है, जो बहुत दर्द से, असहनीय दर्द से होते हैं। ऐसे मरीज हमारे हॉस्पिटल में आते हैं और हम उनकी मॉर्फिन को पहले दिन से ही बंद करते हैं और हम अपना ट्रीटमेंट जब स्टार्ट करते हैं तो उसको 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन के अंदर उसको 70, 80, 90% तक उसका पेन ख़त्म होता है, साथ में उसके जो कॉम्प्लिकेशन है वो ख़त्म होते हैं और पेशेंट जब खाने पीने लगता है तो निश्चित ही उसकी लाइफ भी प्रोलॉन्ग होती है और मरीज अधिक समय तक कम तकलीफ़ों में अपना जीवन जीता है। सर, अगर मैं सही हूँ तो 4 स्टेजेस कैंसर की रहती हैं, फाइनल स्टेज चौथी रहती है। तो मरीज़ किस स्टेज तक भी अगर आपके पास पहुंच जाए तो आप उसे भला चंगा करके घर भेज सकते हैं? ऐसे कितने केसेस हैं अभी तक जो लास्ट स्टेज तक भी पहुंचे हों या 3rd स्टेज तक? तो कहाँ तक स्टेज तक इलाज मुमकिन है? देखिए सर, एलोपैथी के अंदर तो स्टेज को बताया गया है, 1st स्टेज, 2nd, 3rd स्टेज, 4th स्टेज। हमारा मानना है, हमारे इस सिस्टम के अंदर हमें मानना है कि जब कैंसर हमारे शरीर में होता है, एक कैंसर ऐसा होता है जो कि ठीक हो जाता है, एक कैंसर की ऐसी स्टेज होती है कि उसके बाद वो वहाँ से रिवर्स नहीं होता है। तो हम बोलते हैं कि एक कैंसर जो रिवर्सिबल है वो कैंसर 4th स्टेज का है और वो कैंसर भी हमारे यहाँ ठीक हुए। हमारे इवन मेटास्टेटिक कैंसर, मेरे पास ऐसे कई परिणाम हैं जो लंग्स जिनको कैंसर हुआ है, जिनको रीनल कैंसर हुआ है, जिनको प्रोस्टेट कैंसर हुआ है, ब्रेस्ट कैंसर हुआ है और मेटास्टेटिक 4th स्टेज है, वो मरीज भी 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने में पूर्ण रूप से ठीक हो गए। तो ये न्यू तो हमारे मॉडर्न साइंस इसको असंभव मानता है कि संभव नहीं है, परंतु देवी अहिल्या हॉस्पिटल के अंदर ये संभव हो रहा है कि मेटास्टेटिक स्टेज के मरीज भी ठीक हो रहे हैं। सर, आपका हॉस्पिटल इलेक्ट्रो होम्योपैथी बेस्ड है, इस तरीके से वहाँ पर इलाज किया जाता है, लेकिन सर कहा जाता है कि कैंसर जब 2nd स्टेज में पहुँच जाता है तो वो बढ़ता ही जाता है और होम्योपैथी धीरे धीरे असर करती है। तो सर ये कितना कारगर है और कितना साबित हो रहा है, कितना प्रैक्टिकल है सर? हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि जैसे ही हम कैंसर डायग्नोस होता है और जैसे मैंने बताया कि जैसे ही बायोप्सी करते हैं तो बायोप्सी करते से ही जो कैंसर जो होता है वो हमारे शरीर में बहुत सारी लिम्फ नोड्स होती हैं और लिम्फ नोड्स में एक लीजन या गांठ के रूप में होता है और जैसे ही वहाँ पे हम उसका बायोप्सी लेते हैं तो कैंसर अपनी जगह को चेंज करके अन्य जगह पे वो पहुँच जाता है। तो हम कहते हैं कि वो मेटास्टेटिक स्टेज में हो गया है। तो वो 3rd स्टेज, 2nd से वो 3rd में आता है, 3rd से 4th में आता है और 4th से 5th में आता है और पेशेंट की डेथ हो जाती है। हमारे इस सिस्टम के अंदर हम जब ट्रीटमेंट करते हैं तो हमारा जो ट्रीटमेंट है 4th स्टेज केस को वो 3rd स्टेज में लाता है, 3rd से वो 2nd में लाता है और पेशेंट क्योर हो जाता है।
तो इस प्रकार से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, क्योंकि हमारा जो इलाज है वो पूर्ण रूप से प्रिवेंटिव इलाज है, पैलेटिव इलाज भी है और क्यूरेटिव इलाज भी है। मतलब हम पैलेटिव ट्रीटमेंट भी कैंसर का दे रहे हैं, साथ में कैंसर को क्योर भी कर रहे हैं। ये डिपेंड करता है कि मरीज का कितना इम्यून सिस्टम बचा हुआ है, उसी पे सब चीज़ डिपेंड करती है। बहुत आसान शब्दों में मैं अपने दर्शकों के लिए आपसे पूछना चाहता हूं सर, जैसे कीमो की क्या पद्धति है, कीमो कैसे दिया जाता है वो पता है जो इलाज करा रहे हैं या जो उनके तीमारदार हैं। इलेक्ट्रो होम्योपैथी में क्या हम दवाओं का इस्तेमाल करते हैं या ड्रिप के ज़रिए से कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं? ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी में आप कैसे इलाज करते हैं सर? सर, इलेक्ट्रोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन ये हर्बल ट्रीटमेंट है। इसमें प्लांट्स का हम लोग कोहेशन मेथड से एक्सट्रैक्ट निकाल के और प्लांट्स के जो अल्कलॉइड्स या केमिकल्स होते हैं उसको हम इतना प्यूरिफाई करते हैं कि उसमें से वो चीज़ें निकाल देते हैं, और उस प्लांट्स की एनर्जी जो होती है वो मेडिसिन्स में होती है। तो उस मेडिसिन्स को हम डाइल्यूशन के रूप में, लिक्विड फॉर्म में और पिल्स फॉर्म में पेशेंट्स के हम जिस पार्ट में कैंसर है वहाँ हम लगाते हैं। जैसा आप देख रहे हैं चार्ट यहाँ लगा हुआ है 7 चक्रों वाला, तो वो जो 7 चक्र होते हैं उस पर हमारी मेडिसिन्स को हम लगाते हैं। तो इसके लगाने से ही जो हमारी नर्व्स होती हैं वो कंट्रोल हो जाती हैं और उसके फंक्शन को वो रेगुलेट कर देती हैं और कैंसर वहाँ से ठीक होना स्टार्ट होता है। तो मैं कहूँगा कि इलेक्ट्रोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन एनर्जी बेस्ड साइंस है, और एनर्जी का यदि हम सर्कुलेशन बढ़ा देंगे तो ये कैंसर को ठीक करता है। सर, महिलाओं से जुड़ा मेरा एक सवाल है, ब्रेस्ट कैंसर जो बहुत आम हो चुका है आजकल, तो महिलाओं के वो शुरुआती लक्षण क्या होते हैं सर जिससे आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि ब्रेस्ट कैंसर है, और इलेक्ट्रो होम्योपैथी से उसको आप कैसे ठीक करते हैं? ये बहुत ही अच्छा आपने प्रश्न किया है, और आज के समय में देख रहा हूँ कि हमारी जो लेडीज़ से महिलाएं हैं इन्हें सर्विक्स कैंसर, यूट्रस कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर की बहुत ज़्यादा केसेस देखने मिलते हैं। और इसका जो मुख्य वजह ऐसा देखने में जाता है कि हम लोग हार्मोन पिल्स का और ये सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग बच्चों को नहीं समय से कराते हैं। तो ये क्या होता है कि वहाँ से एक छोटी सी नोट बन जाती है और धीरे धीरे पता लगता है कि हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास जो यंग लेडीज़ जिनकी एज 28 साल, 30 साल, 32 साल है, जिनका एक बच्चा है, उन्हें ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है। जबकि ब्रेस्ट कैंसर आज से 10 साल पहले 50 साल के बाद होता था, परंतु इस समय अर्ली स्टेज में ये कैंसर हो रहा है। और ब्रेस्ट के अंदर कहीं भी छोटी सी नोट दिखती है तो जो महिलाएं होती हैं उन्हें फील हो जाता है कि यहाँ पे नोट है, परंतु वो अपने डर के मारे या ये कहेंगे कि वो बोलने में शर्माती हैं, अपने हस्बैंड को भी नहीं बता पाती हैं कि ये तकलीफ़ है, और पता लगता है कि वो नोट 6 महीने साल भर बाद वो कैंसर के रूप में हो गई। पहले तो बिनाइन होती है, परंतु बाद में जो पेन स्टार्ट होता है, वहाँ से कोई लीकिंग स्टार्ट हो जाता है, पस आने स्टार्ट होता है, तब बताते हैं कि मुझे ये तकलीफ़ है। और हम तब उसकी मेमोग्राफी कराते हैं, सीटी स्कैन कराते हैं, तो पता लगता है कि 3rd स्टेज कैंसर है। क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर हमेशा मेटास्टेटिक स्टेज का कैंसर होता है, कि ब्रेस्ट कैंसर है मतलब मेटास्टेटिस। ठीक सर, जो पारंपरिक पद्धतियां हैं कैंसर को ठीक करने की, कीमो और रेडिएशन, इनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत हैं। कीमो शुरू हुआ, आपके सारे बाल चले जाएंगे, फिर शरीर पर उसके प्रभाव दिखने लगते हैं। तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी, उम्मीद तो हम यही कर रहे हैं कि क्योंकि होम्योपैथी से जुड़ी हुई है तो कोई साइड इफेक्ट इसका होना नहीं चाहिए। तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी में मरीज़ जब दवाइयाँ खाता है, कुछ साइड इफेक्ट्स उसको रहते हैं या नहीं रहते सर? नहीं सर, हमारे मेडिसिन के लेने से किसी भी प्रकार का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। जैसे मैंने बताया कि ये प्लांट्स का एक्सट्रैक्ट है और हम इसके अल्कलॉइड्स को निकाल देते हैं, केमिकल्स को निकाल देते हैं, तो इसमें केवल एनर्जी है, और एनर्जी होने की वजह से इसमें किसी प्रकार का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। हमने हमारी मेडिसिन को गवर्नमेंट लैब में भी हमने टेस्ट कराया है, और वहाँ भी उन्होंने बताया कि इसके अंदर कुछ भी इंग्रेडिएंट नहीं पाया जाता है, केवल इसमें एनर्जी है। तो साइड इफेक्ट नहीं है, और इम्यून सिस्टम को हमारी मेडिसिन बढ़ाती है। हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं जो कीमोथेरेपी, रेडिएशन ले चुके होते हैं, और उस स्टेज में उन्हें बहुत तकलीफ होती है, और हमारा ट्रीटमेंट लेते से ही उन पेशेंट्स की इम्यूनिटी बढ़ती है, और पेशेंट का जो भी तकलीफ होती है, कॉम्प्लिकेशन होते हैं, वो ठीक होना स्टार्ट होते हैं, और वो उनकी अपनी लाइफ प्रोलॉन्ग कर लेते हैं, और कई बार वो केस से क्योर भी हो जाते हैं। सर, जब इतने सारे फ़ायदे आपने बताए अभी होम्योपैथी के, इलेक्ट्रो होम्योपैथी के, आप अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं और हम भी बहुत कोशिश कर रहे हैं कि इस पद्धति को लोगों तक पहुंचाएं। हर मंच से हम जब आप आते हैं तो बताते हैं कि इसके फ़ायदे क्या हैं, साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। तो इसका प्रचार हो रहा है, प्रसार हो रहा है, लोग आ रहे हैं आपके पास, वो जो पहले कीमो की तरफ, रेडिएशन तरफ जा रहे थे, वो आपसे आकर मिलते हैं कि हमको ये पद्धति चाहिए? हाँ बिल्कुल सर, बहुत इस समय तो अवेयरनेस बढ़ रही है, और मैंने ये भी देखा है कि ऐसे बहुत सारे मरीज़ हैं या ऐसे बहुत सारे फैमिली हैं जिनके घर में कोई कैंसर का मरीज हुआ है और कैंसर की डेथ
कीमोथेरेपी रेडिएशन के बाद हो गई है तो उन्हें लगता है कि ये एलोपैथी से ठीक नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं गूगल सर्च करते हैं और हमारा नाम वहाँ पे आता है। और ऐसे मरीज आते हैं जिन्होंने बायोप्सी नहीं कराई होती है और हमारे आते हैं, तो निश्चित ही कि उनको बहुत जल्दी हमारी मेडिसिन आराम देती है और उसको उस डिसीज से क्योर भी कर देती है। सर, जैसे कि ट्यूमर और कैंसर को लोगों के मन में बहुत सारी ऐसी भ्रांतियां हैं। लोगों को लगता है कि ट्यूमर मतलब कैंसर, तो ट्यूमर और कैंसर में क्या अंतर होता है? देखिए क्या होता है कि जब कोई नोड्स बनती है और उस नोड्स को फील करने से यदि वो ये मैं कहूँगा इन्फ्लेमेशन उसमें नहीं है, बहुत टाइट है, या उसके अंदर पेन जब यदि हो गया, यदि पेन स्टार्ट होता है तो हम बोलते हैं कि ये कैंसरस हो गई। जब तक पेन नहीं है तो बेनाइन स्टेज में है। तो यदि किसी को नोड है तो उसी समय यदि वो चेक करा ले तो वो नोड्स को वहाँ से हम निकाल भी सकते हैं और उस कैंसर से हम बच सकते हैं। चूँकि हम बोलते हैं कि ये नोड हो गई है और इसलिए नहीं निकालते हैं कि यदि कहीं कैंसर ना हो जाए, ये भी एक रीज़न है। तो जैसे ही कहीं नोड हो रही है तो हमें तुरंत उसको डॉक्टर को बताना चाहिए, चेक करना चाहिए, और बिनाइन है तो उसको निकाल देना चाहिए। एक सवाल, इसका जवाब सर जनता ज़रूर जानना चाहती होगी कि जांच के लिए एंडोस्कोपी और बायोप्सी दो चीज़ें चलती हैं सर, तो उनको ये बार लगता होगा कि यही बहुत महंगी हैं। अगर थोड़ा सा कुछ हुआ, गाल पे हुआ या कुछ और सिम्टम दिखे तो वो इग्नोर कर देते हैं कि ठीक है मुझे कैंसर नहीं हो सकता। लेकिन जैसे आपके पास आते हो शुरुआती टेस्ट कराते हैं कैंसर के लिए, तो उसका कितना खर्च आ जाता है? क्योंकि यहीं से वो तय कर लेंगे कि उनको ज़रूर आना चाहिए और एक व्यक्ति को किस वक्त आपके पास पहुंच जाना चाहिए। देखिए जैसे ही पेशेंट को ऐसा लगता है कि कहीं उसको लीजन हो रहा है, कहीं छाला हो रहा है, ऐसे बहुत सारे मरीज हमारे पास में आते हैं जो टोबैको का उपयोग करते हैं और बोलते हैं कि साहब हम खाना खाते हैं तो हमारे हमको जलन हो रही है, मिर्ची हमें लग रही है, तो वो कहीं ना कहीं उन्हें कैंसर की शुरुआत होती है। तो ऐसी स्टेज में हम बोलते हैं कि एक सिटी स्कैन या MRI करा ली जाए, जिसका मिनिमम जो खर्चा होता है वो 6,000 से 8,000 रुपये होता है। बस इसी में ही हमारा कैंसर डायग्नोस हो जाता है। इससे ज़्यादा हमें खर्च करने की डायग्नोसिस में आवश्यकता नहीं होती है। सर, जैसे कि आपके यहाँ इलेक्ट्रो होम्योपैथी से इलाज किया जाता है, लेकिन मेरा एक सवाल ये है कि जैसे ब्रेन में कैंसर हो गया, ये कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रो होम्योपैथी किस तरीके से काम करती है? देखिए इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन जो है वो एनर्जी बेस्ड साइंस है और हमारी मेडिसिन नर्वस सिस्टम पे वर्क करती है। तो ब्रेन जो है वो पूरा वहाँ से जितने भी बॉडी की जो नर्व्स होती हैं वो ब्रेन से ही निकलती हैं। तो ब्रेन में भी यदि ट्यूमर है, हमारे पास ऐसे बहुत सारे मरीज हैं जिनको ट्यूमर होता है, ग्लेमिया हो गया, ग्लोमेब्लास्टोमा हो गया, वो सर्जरी करा लेते हैं, रेडिएशन करा लेते हैं, उसके बाद पेशेंट को और ज़्यादा तकलीफ होती है। तो ऐसे मरीज भी हमारे पास आते हैं जिनको सीजर्स आते हैं, जिनको हेडेक होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है, मॉर्फिन खाते हैं और हमारी मेडिसिन लेने से उनका पेन ख़त्म हो जाता है, उनके सीजर्स ख़त्म हो जाते हैं और अपनी लाइफ को बहुत अधिक समय तक व्यतीत कर लेते हैं। ठीक तो, सर, एक आखिरी सवाल सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। ये तो हमने बात की कि कैंसर हो जाए तो उसके बाद क्या करना है, कैंसर हो ही ना, ये हम कोशिश, तो हमारी आपकी भी यही कोशिश है सर, हम सबकी कोशिश यही है, तो उसके लिए व्यक्ति को अपनी दिनचर्या में क्या बदलाव ज़रूरी करना है? सर कैंसर का मुख्य कारण हम बोल रहे हैं कि पेस्टिसाइड से, और हम जो खाना ले रहे हैं, हमारे भोजन के अंदर हम जो भी गेहूं का उपयोग कर रहे हैं, वेजिटेबल्स का उपयोग कर रहे हैं, वो बिना पेस्टिसाइड्स के पैदा नहीं हो रही है। तो पहली बात यह है कि सरकार को पेस्टिसाइड्स का उपयोग कम से कम किसानों को करने का देना चाहिए। अभी सरकार उर्वरक के लिए, फर्टिलाइजर के लिए उनको ऐड दे रही है और उसमें छूट दे रही है। इससे अच्छा सरकार यदि पेस्टिसाइड्स को बंद करके और वो बोले कि ऑर्गेनिक खेती यदि वो करते हैं और उसके अंदर वो उनको सपोर्ट कर दे, तो किसान वहाँ से डाइवर्ट होके वापस ऑर्गेनिक खेती में आ जाएगा। आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले कैंसर इतना नहीं था, परंतु पिछले 15 सालों में कैंसर बढ़ता जा रहा है। तो ऑर्गेनिक खेती की ओर हमें जोर देना चाहिए। हमारी दिनचर्या के अंदर हम लोग जो है पेस्टिसाइड्स फूड का हम उपयोग करें, ऑर्गेनिक का हम ज़्यादा उपयोग करें, साथ के अंदर हम नेचुरल फूड का हम इस्तेमाल करें। ये कहें कि नॉनवेज हम ना खाएं, ये भी एक कैंसर का कारण होता है। हम यदि शाकाहार रहेंगे तो निश्चित है कि हम इस बीमारी से बच सकते हैं। और मैं अंत में और बात कहना चाहूँगा मध्य प्रदेश सरकार से, छत्तीसगढ़ सरकार से, कि देवयाली हॉस्पिटल इतना अच्छा इलेक्ट्रोपैथी में काम कर रहा है, हज़ारों मरीज आ रहे हैं और अपनी लाइफ बढ़ा रहे हैं, यहाँ ठीक हो रहे हैं। तो हमारे मध्य प्रदेश सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार इस इलेक्ट्रोपैथी सिस्टम को अपने यदि इसको अपने इलाज में शामिल कर ले, अपने सरकारी अस्पताल में यदि इसको लागू कर ले, तो निश्चित है कि हज़ारों लाखों मरीजों को ये अपनी पद्धति शेयर करने की बात कर रहे हैं सर, तालियां बजाइए इस बात पे कि जो सर को लगता है कि इस चीज़ से भला हो सकता है,
तो वो सरकारी अस्पतालों में चीज़ पहुंचे और बाकी अस्पतालों में भी चीज़ पहुंचे। बहुत धन्यवाद है सर आपका अजय सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर अजय हटिया साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे और आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे कैंसर, उसके लक्षण, उसका इलाज, उसके सिम्टम्स, उन पर हमने बात की और कैंसर ना हो या बचें उसके लिए क्या करना है आपको, ये भी हमने सुना। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकना होगा, बहुत जल्द लौट रहे हैं। आप देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।